नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन, लेक्चरर एजुकेशन, बीएड, एमएड, नेट एजुकेशन सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, ड्रा ए मैन परीक्षण संबंधित है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, गुडेनफ द्वारा जो है यह परीक्षण विकसित किया गया था। ड्रा ए मैन परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? गुडेनफ द्वारा विकसित किया गया था। यह एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। हमारा दूसरा प्रश्न है, आधार वर्ष एवं टर्मिनल वर्ष संबंधित हैं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, बुद्ध से। आधार वर्ष एवं टर्मिनल वर्ष किससे संबंधित हैं? बुद्ध से संबंधित हैं। तो इसमें जो आधार वर्ष है, तो जिस उच्चतम आय के सभी प्रश्नों को बालक हल कर लेता है उसे आधार वर्ष कहते हैं, तथा जिस आय स्तर का कोई भी प्रश्न बालक हल नहीं कर पाता है उसे टर्मिनल वर्ष कहते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रशासन के आधार पर बुद्धि परीक्षणों के प्रकार हैं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए। प्रशासन के आधार पर बुद्धि परीक्षण दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। हमारा अगला प्रश्न है, कागज कलम परीक्षण उदाहरण है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है कागज कलम परीक्षण। हमारा अगला प्रश्न है, आर्मी अल्फा एवं बीटा परीक्षण का निर्माण किया गया था। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, आर्थर एस ओटिस, नहीं विकल्प डी हमारा सही आंसर होगा इसमें, विकल्प डी। रॉबर्ट एरकस एवं आर्थर एस ओटिस दोनों के द्वारा जो है आर्मी बीटा एवं आर्मी अल्फा परीक्षण का विकास किया गया था। इसके विषय में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। अगला प्रश्न है, पर्सोना शब्द है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, लैटिन भाषा का शब्द है पर्सोना। जो व्यक्तित्व शब्द होता है वह अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतर है, और पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकाब। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। यह परिभाषा दी गई है, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। विकल्प ए हमारा सही आंसर है, गिलफोर्ड के द्वारा यह परिभाषा दी गई है, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा है? विकल्प बी हमारा सही आंसर है, वुडवर्ड के द्वारा यह परिभाषा दी गई है कि व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अद्वितीय संबंध स्थापित करता है। परिभाषा है, तो यह परिभाषा जी.ए. आल्पोर्ट की है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, 1961 में आल्पोर्ट ने अपनी परिभाषा में जो उन्होंने 1937 में दिया था, किन शब्दों में संशोधन करते हुए उन्हें हटा दिया? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, वातावरण के साथ अद्वितीय समायोजन शब्द के को जो है, जो आल्पोर्ट की मुख्य परिभाषा है वह 1937 में दी गई थी, और बाद में 1961 में आल्पोर्ट ने उनमें से 5 शब्द हटा दिया, वातावरण के साथ अद्वितीय समायोजन, और इसके स्थान पर विशिष्ट व्यवहार एवं विचार को स्थान दिया। हमारा अगला प्रश्न है, 1961 में आल्पोर्ट ने अपनी परिभाषा में संशोधन करते हुए वातावरण के साथ अद्वितीय समायोजन को बदलकर क्या कर दिया? तो भाई मैंने आपको ऊपर बताया है
कि व्यवहार, यहाँ पे विशिष्ट व्यवहार एवं विचार होना चाहिए था, व्यवहार की विशिष्ट व्यवहार, ठीक है, एवं विचार शब्दों को उन्होंने अपनी परिभाषा में स्थान दिया। हमारा अगला प्रश्न है, आलपोर्ट ने तुलनात्मक रूप से व्यक्तित्व के किस गुण पर अधिक बल दिया है? तो आलपोर्ट ने जो है दोनों गुणों पर बल दिया है, ठीक है, मानसिक और शारीरिक, लेकिन उन्होंने जो है मानसिक गुणों पर ज़्यादा बल दिया है, जो कि विकल्प पे हमारा सही आंसर होगा, मानसिक या भीतरी गुणों पर ज़्यादा बल दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, किसने शरीर के द्रवों के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में विभाजित किया? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, हिप्पोक्रेटस ने जो है शरीर के द्रव्यों में या शरीर में पाए जाने वाले द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में विभाजित किया गया था। उन्होंने जो है काला द्रव्य, पीला द्रव्य, लाल द्रव्य और श्लेष्मा के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। और चिकित्सा शास्त्र के जो है जन्मदाता हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्रचमर निवासी था? तो हमारा विकल्प बी सही आंसर है, जर्मनी का निवासी था। क्रचमर जो है व्यक्तित्व के टाइप थ्योरी का जो जन्मदाता माना जाता है आधुनिक परिप्रेक्ष्य में। तो क्रचमर कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था। हमारा अगला प्रश्न है, पाइकनिक या पिकनिक, एस्थेनिक एवं एथलेटिक 3 प्रकार से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने की है या किया है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, क्रचमर ने जो है व्यक्तित्व को पिकनिक, एस्थेनिक एवं एथलेटिक 3 भागों में विभाजित किया। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जो है वह एक मिश्रित व्यक्तित्व का भी कॉन्सेप्ट क्रचमर के द्वारा दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के विषय में कहा जाता है कि उसने पूर्व प्रचलित व्यक्तित्व की लगभग 50 परिभाषाओं का विश्लेषण करने के पश्चात अपनी परिभाषा दी? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, जी.ए. आलपोर्ट ने जो परिभाषा दी है व्यक्तित्व की, उसके विषय में कहा जाता है कि उसने पूर्व प्रचलित लगभग 49 परिभाषाओं का विश्लेषण करने के पश्चात अपनी परिभाषा दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो क्रचमर हैं। कैटल जो है व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत का समर्थक नहीं है, बल्कि जो है कैटल जो है शील गुण सिद्धांत का समर्थक है। हमारा अगला प्रश्न है, क्रचमर के वर्गीकरण में कौन सा कथन सही है? तो साइक्लॉयड, पैकनिक प्रकार को साइक्लॉयड कहा जाता है क्रचमर के वर्गीकरण में, और विकल्प बी है सिजॉयड, तो एस्थेनिक प्रकार के लोगों को बोला जाता था। तो उपर्युक्त तो दोनों हमारा सही आंसर है। जो पैकनिक प्रकार के होते हैं, पिकनिक प्रकार के होते हैं, उन्हें साइक्लॉयड कहा गया है, और जो एस्थेनिक प्रकार के होते हैं उन्हें सिजॉयड कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, महेश लंबे कद एवं दुबले पतले शरीर का बालक है, साथ ही वह बहुत चिड़चिड़ा है और उसके अंदर सामाजिकता का अभाव भी है। ठीक, महेश क्रचमर के वर्गीकरण के अंतर्गत किस प्रकार के व्यक्तित्व के अंतर्गत आएगा? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, एस्थेनिक टाइप में आएगा, क्योंकि जो क्रचमर ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया उसमें बताया है कि जो बहुत लंबा होता है, असामाजिक होता है, स्वभाव से बहुत चिड़चिड़ा होता है, वह एस्थेनिक प्रकार के अंतर्गत आएगा। ऐसे लोग जो है दुर्बल प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शेल्डन के व्यक्तित्व सिद्धांत के अंतर्गत आता है तो एंडोमॉर्फी, मीजोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी तीनों आता है शेल्डन के। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होना चाहिए था उपर्युक्त सभी में से कोई नहीं हो गया, इसको आप सही कर लीजिएगा, उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, एंडोमॉर्फी, मीजोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी, अपने एक्टोमॉर्फी का सिद्धांत शेल्डन ने दिया था, जो कि व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व को अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी 2 प्रकारों में किस मनोवैज्ञानिक ने विभाजित किया है?
तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए। कार्ल युंग ने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो प्रकारों में विभाजित किया है। यह चाहे सामाजिक गुणों के आधार पर हो सकता है या मनोवैज्ञानिक आधार पर भी माना जाता है। किताबों में अलग अलग इसका विवरण प्राप्त होता है, कहीं पे सामाजिकता के आधार पर है, कहीं पर मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर इसका विवरण प्राप्त होता है। तो शेल्डन और क्रचमैन ने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, और कार्ल युंग ने जो है वो मानसिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत प्रतिपादित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को 6 भागों में विभाजित किया है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी। स्प्रेंजर ने जो है व्यक्तित्व को 6 भागों में विभाजित किया है। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति के अंदर जो है अलग अलग प्रकार के गुण पाया जाता है। जो राजनीतिक होता है उसके अंदर जो है राजनीतिक क्षेत्र में उसके अंदर जो है राजनीतिक जुड़ाव होता है, लगाव होता है, चाहे वो कलात्मक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो। इस प्रकार से उन्होंने व्यक्तित्व को कुल 6 भागों में विभाजित किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, अमित एक संकोची, लज्जाशील, एकांत प्रिय, मितभाषी, शांत, तर्क प्रधान, जल्दी घबराने वाला एवं असामाजिक है। तो अमित का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? तो हमारा सही आंसर विकल्प ए, अंतर्मुखी। कार्ल युंग ने जो 2 भागों में मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को विभाजित किया है, तो उसके अंतर्गत जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व का यह गुण है। संकोची होते हैं ऐसे लोग, लज्जाशील होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, मितभाषी होते हैं, काफ़ी शांत होते हैं, तर्क प्रधान होते हैं, जल्दी घबराने वाले होते हैं, असामाजिक होते हैं, पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। इसके विपरीत गुण वाले जो है वह बहिर्मुखी होते हैं। ठीक है, तो चूंकि जो लक्षण है उसके आधार पर अमित एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला बालक है। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत से संबंधित हैं। तो जो विकल्प ये शेल्डन यह प्रकार सिद्धांत से हैं। कैटल और आलपोर्ट जो दोनों जो है शील गुण सिद्धांत से संबंधित हो, तो विकल्प डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वह विशेषता जिसके कारण व्यक्ति एक दूसरे से संगत तथा अपेक्षाकृत स्थायी ढंग से भिन्न होता है कहते हैं? तो विकल्प बी का शील गुण कहा जाता है उसे। शील गुण की यह एक विशेषता है कि उसके अंतर जो है उसका जो स्वभाव होता है शील गुण का, उसके अंदर जो निरंतरता होती है। अगर किसी के पर्सनालिटी में जो है व्यक्तित्व में निरंतरता का अभाव है तो वह शील गुण नहीं। आज हम ईमानदार हैं और कल जाके हम कहीं पे चोरी कर रहे हैं या धूर्त हो गए, बेईमान हो गए, तो इसका मतलब हमारे अंदर जो ईमानदारी का शील गुण नहीं है। और यह जो अपेक्षाकृत स्थायी होता है। ठीक है, शील गुण जो है रोज जो है नहीं चेंज होता है, बल्कि कुछ दिनों तक जो है वह व्यक्ति में स्थायी रूप से विराजमान होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विशेषक उपागम के अंतर्गत व्यक्तित्व की संरचना की मौलिक इकाई है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, शील गुण। विशेषक उपागम मतलब शील गुण उपागम को विशेषक उपागम के नाम से भी जाना जाता है। तो चूंकि शील गुण सिद्धांत की जो है मौलिक इकाई शील गुण है, तो विशेषक उपागम भी उसी को कहते हैं, तो इसलिए हमारा शील गुण सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, आलपोर्ट ने शील गुणों की संख्या बताई है। तो आलपोर्ट ने लगभग 18,000 शील गुणों की संख्या बताई है। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के शील गुण सम्मिलित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आलपोर्ट ने शील गुणों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो आलपोर्ट ने शील गुणों को 2 भागों में विभाजित किया है। शील गुणों को 2 भागों में विभाजित किया है। एक होता है सामान्य शील गुण, एक होता है व्यक्तिगत शील गुण। हमारा अगला प्रश्न है, आलपोर्ट के अनुसार वह शील गुण जो किसी समाज या संस्कृति के अधिकांश व्यक्तियों में पाया जाता है तो वह सामान्य शील गुण होता है। सामान्य शील गुण जो है लगभग सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, लेकिन जो व्यक्तिगत शील गुण होता है वह सभी व्यक्तियों में
समान रूप से नहीं पाया जाता। महात्मा गांधी की जो है सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो यह गुण सभी में नहीं पाया जाता, बल्कि जो है समाज के कुछ ही लोगों में, कुछ ही व्यक्तियों में यह गुण पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, तीसवां एवं अंतिम प्रश्न है, आलपोर्ट के अनुसार वह शील गुण जो किसी समाज या संस्कृति के कम व्यक्तियों में पाया जाता है उसे कहा जाता है। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने कुल 30 प्रश्नों पर चर्चा की है। ये सारे प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और शीघ्र ही जो है मैं पार्ट 9 लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। आप लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।